नेक्स्ट क्लास का होमवर्क लिखें। सबसे पहले नेक्स्ट क्लास का होमवर्क लिखें। मैं जो होमवर्क दे रहा हूं उसमें सब इंक्लूडेड होगा, अभी तक क्या क्या हो जाना चाहिए आप देख लेना, क्या क्या आपने क्या क्या नहीं हुआ। मतलब जब हम मंडे को मिले तो इतना कुछ कंप्लीट होना चाहिए। सबसे पहला आपका होमवर्क रहेगा रिवीजन टिल टुडेज लेक्चर। आप जब चीजों को रिवाइज कर रहे हैं तो साथ में अब शॉर्ट नोट्स बनाना भी शुरू करें। यानी कि सबसे पहले रिवीजन होना चाहिए और फिर बच्चे का शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। मैंने शॉर्ट नोट्स के एक वीडियो को शेयर किया था जिसमें मैंने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीन लेवल पे शॉर्ट नोट्स पे बातें करी थी। तो अभी आप सब लेवल 1 शॉर्ट नोट्स बनाइए। लेवल 2 जो कि एनसीईआरटी है, अगर ये बनाना शुरू कर दें तो अच्छा ही रहे। जो 12th के चैप्टर हैं उनके लिए एनसीईआरटी बेहद बेहद जरूरी है। जितने भी 12th के चैप्टर हैं यानी कि केमिकल काइनेटिक्स हुआ, लिक्विड सॉल्यूशन हुआ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हुआ, इन सब के लिए एनसीईआरटी जरूरी है। हालांकि सब कुछ क्लासेस में कवर है, लेकिन फिर भी एक बार आपकी बुक रीडिंग होनी चाहिए। उससे आपकी रीडिंग हैबिट सुधरती है, नई चीजों को एक्सेप्ट करने का तरीका बदलता है। तो अभी समय है, इसलिए बुक्स को जरूर पढ़ें, बुक रीडिंग जरूर करें। तो शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करें। उसके बाद आपका ईएलपी 1 to 5 अटेम्प्ट हो जाना चाहिए। इसमें जो ईएलपी नंबर 4 है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट सवालों से भरी है। अटेम्प्ट करिए, सोचिए, चित्र बनाइए, अच्छा लगेगा, चैलेंजिंग सवाल जैसे हैं। इसके बाद आपको कर लेना है सम बेसिक कंसेप्ट, वो तो आपने पहले कर लिया है। आज की डेट में आपको मॉड्यूल स्टार्ट कर देना है और मॉड्यूल में सबसे पहले आपको एक्सरसाइज 1 करना है। एक्सरसाइज 1 में आपको कर लेना है 1 से लेके 22 तक। बीच में एक मिक्सअप सवाल है, मैं देख रहा था 9th वाला, एक और होगा शायद, तो उसे हटा देना, नहीं समझ में आएगा, कुछ अजीब सा लिखा होगा। उसके बाद आपने करना है एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 में आपको कर लेना है 1 एंड 2। इसके बाद आपको एनसीईआरटी में कूद पड़ना है। हाँ, कूद जाना बेटा, देखना चोट ना लगे। एनसीईआरटी में जब आप कूदेंगे तो फिर आपको करना है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आपको करना है अप टू 1.3। एग्जाम्पल अप टू 1.3 इंटेक्स के सवाल कर ले, इंटेक्स के सवाल कर ले अप टू 1.5। इसके बाद आपको एक्सरसाइज करना है। जब भी आप एक्सरसाइज करें तो पहले बिना कैलकुलेटर के करें। अगर फिर भी चक्कर आने लगे तो कैलकुलेटर का यूज कर ले, मगर पहले कोशिश करें कैलकुलेटर का यूज ना करें। आपको एनसीईआरटी करना है 1 से लेकर 9 तक। 1 और 9 नहीं, 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, इतना होमवर्क आपको अटेम्प्ट करना है। ईएलपी हो गया, एनसीईआरटी हो गया, मॉड्यूल हो गया और सम बेसिक कंसेप्ट का होमवर्क मैंने आपको पहले दे ही रखा था, वो कंसंट्रेशन यूनिट वाला चलेगा। अगेन होमवर्क मैंने आपको जितना दिया ये सारा कर लिया, बहुत अच्छी बात है। सारा नहीं कर पाए, एटलीस्ट 70%, एटलीस्ट 50% जरूर हो जाए। मतलब जब आप मॉड्यूल कर रहे हैं तो ऐसे नहीं 5 सवाल मॉड्यूल के लगाए फिर एलपी लगाने लगे, ऐसे नहीं। किसी एक चीज को करो, उसे खत्म करो, फिर अगले पे जाओ। मॉड्यूल कर रहे हो तो पहले मॉड्यूल को खत्म कर लो। 22, 23, 24 सवाल ही तो है। 24 सवाल यानी कि 30 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट भाई, आप धीरे कर रहे हो तो। उसके बाद इनटे ये 9 सवाल देखे जाए, गिने चुने सवाल है। मतलब 3-4 घंटे का होमवर्क है संडे मिला के। रिवीजन शॉर्ट नोट्स में 1-2 घंटे वो लगेगा। इतना तो पढ़ते हैं आप 12-15 घंटे, है ना। चलिए, तो प्यारे बच्चों ये आपका होमवर्क रहेगा और ये हम डिस्कशन मतलब करेंगे जल्दी ही। अभी आप करते चले, इक्का दुक्का कोई सवाल फंसे तो मुझसे पूछते रहे, डिस्कशन एक साथ करते हैं, थोड़ा और हो जाए उसके बाद। ठीक है, बढ़ूं आगे। चलिए, तो लास्ट क्लास में कहानी चल रही थी कि अगर आप सॉल्यूशन चैप्टर को समझना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक ऐसे कंसेप्ट को समझना पड़ेगा जो इस पूरे चैप्टर को कंट्रोल करता है, जिसका नाम है वेपर प्रेशर। मैंने कहा वेपर प्रेशर, जिसने वेपर प्रेशर को केवल वेपर का प्रेशर जाना, उसने वेपर प्रेशर को रत्ती भर नहीं जाना। फिर सवाल यह है कि सर वेपर प्रेशर होता क्या है। मैंने कहा वेपर प्रेशर वेपर का तो प्रेशर है, मना नहीं कर रहा हूं, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हर वक्त जो मॉलिक्यूल प्रेशर लगा रहे हैं उनको आप वेपर प्रेशर नहीं बोलोगे। आप वेपर प्रेशर केवल तभी बोलोगे जब वो इक्विलिब्रियम पे लगाया जाएगा। हाँ, बनाने वालों ने इसे ऐसे ही बनाया, जैसे बनाया वैसे समझिए। अब सवाल यह था कि जो वेपर प्रेशर था वो अपने आप में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसा था, और अगर वो अपने आप में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसा है तो फिर उसके अंदर वो सारी खूबी होंगी, वो सारी प्रॉपर्टीज होंगी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में होती हैं। मैं आपको बता दूं, ऐसा आपको इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ाया जाता है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो अपने आप में दो ही चीजों पर डिपेंड करता है, एक है रिएक्शन और दूसरा है टेम्परेचर।
तो अगर आज मैं इस चैप्टर के लहजे में बात करूं तो कुछ ऐसे कहूंगा कि वेपर प्रेशर केवल दो ही चीजों पर डिपेंड करता है, एक है रिएक्शन यानी कि नेचर ऑफ लिक्विड, और दूसरा है टेम्परेचर। फिर मन में सवाल आया कि सर इन दोनों के बदलने से वेपर प्रेशर बदलेगा, तो अब ये भी तो बताओ कितना बदलने से कितना बदलेगा। ये कुछ ऐसा है कि केमिकल काइनेटिक्स में आपको पढ़ाया कि टेम्परेचर के बदलने से रेट कांस्टेंट बदलता है, तो सर ये भी तो बताओ कितना बदलने से कितना बदलता है। तो वहां मैंने आपसे कहा कि 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से रेट कांस्टेंट 2 से 3 गुना हो जाता है, लेकिन जब 10 नहीं बढ़ाया, 15, 17, 20, 25 बढ़ाया, तो फिर मार्केट में रेनियस इक्वेशन भी तो आया। क्या वैसा कुछ यहां पर भी है? तो कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन, और उसमें लिखिएगा फर्स्ट फैक्टर, उसमें लिखिएगा फर्स्ट फैक्टर टेम्परेचर। तो जो वेपर प्रेशर होता है वो दो ही चीजों पे डिपेंड करता है, और एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले फैक्टर का क्या नाम है? टेम्परेचर। अच्छा, उसके पहले मैं ये मान के चलता हूं इस क्लास में बैठा हर बच्चे ने काइनेटिक्स पढ़ा है, उसने अर्हेनियस इक्वेशन का नाम सुना है। रिवाइज करा रहा हूं, K इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। क्या वो एल एन वाला भी याद है? एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, और लॉग है तो 2.303। एक फॉर्मूला और था, लॉग के टू बाई के वन इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर अंडर ब्रैकेट 1 अपॉन टी वन माइनस 1। क्या बात है, बेहतरीन याद है। और एक फॉर्मूला और था डिफरेंशियल फॉर्म, डी एल एन के बाई डी टी इक्वल टू ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर, याद है। ये जो इक्वेशन है ये पहली इक्वेशन है, पूरा कंसेप्ट सब कुछ समझाया। जब आप ये समझना चाहते हैं कि टेम्परेचर के बदलने से वेपर प्रेशर कैसे बदलता है, मार्केट में एक इक्वेशन आती है, उसका नाम था क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। उसका नाम था क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन सर ये क्या है? ये एक ऐसी इक्वेशन है जो हमें ये समझाती है, कि टेम्परेचर के बदलने से वेपर प्रेशर कैसे बदलता है। तो लिखना इक्वेशन विच एक्सप्लेन्स, लिखते चलिए, इक्वेशन विच एक्सप्लेन्स हाउ वेपर प्रेशर चेंजेस, हाउ वेपर प्रेशर चेंजेस ऑन चेंजिंग टेम्परेचर। ये इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है जो हमें यह समझाती है कि टेम्परेचर के बदलने से वेपर प्रेशर कैसे बदलेगा। बिल्कुल देखने में डिक्टो अर्हेनियस के जैसी है, बस फर्क इतना है अर्हेनियस में कहानी रेट कांस्टेंट की थी, आज यहां कहानी वेपर प्रेशर का है। तो मैं आपके सामने लिख देता हूं लॉग P2 बाई P1 इज इक्वल टू, वहां ये था यहां है डेल्टा H, और नीचे लिख देता हूं अपॉन 2.303 आर अंडर ब्रैकेट 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी है, इसी इक्वेशन का नाम है क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये इक्वेशन हमें यह समझाती है कि कैसे टेम्परेचर के बदलने से वेपर प्रेशर बदलता है। अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसा लग रहा जहां K2 बाई K1 था वहां P2 बाई P1 है, और जहां EA था वहां डेल्टा, बोलो हाँ या ना। जैसा डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ अर्हेनियस चलता है, ठीक वैसा ही डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ क्लॉसियस क्लैपेरॉन भी चलता है। जैसा डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ अर्हेनियस चलता है, वैसा ही डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ क्लॉसियस क्लैपेरॉन भी चलता है। और कुछ ऐसा होगा, अगर मैं आपके सामने लिखूं, वहां था यहां था, एक बार देखना, डी एल एन के बाई डी टी इक्वल टू ई अपॉन आर टी। तो अगर मुझे क्लॉसियस लिखना, कैसे लिखूंगा? डी एल एन पी, जहां के है वहां, हाँ या ना, बाई डी टी, और जहां ई है वहां डेल्टा अपॉन आर टी स्क्वायर। तो लिख दूं मैं, चलेगा? तो डी एल एन पी बाई डी टी, याद नहीं करना, सब आपको याद है। डी एल एन पी बाई डी टी, सॉरी, डी एल एन पी बाई डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर। मतलब आप ऐसा सोच सकते हो कि सर देखने में बिल्कुल ही अर्हेनियस के जैसा है, बस फर्क इतना है कि वो वाली दवाई से रोग कोई ठीक और होता था, इस वाली दवाई से रोग ठीक कोई और होता है वो भी दवाई है, ये भी दवाई। नहीं समझे? अब आते हैं अपन इसके कंसेप्ट पे। ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी है, इसी इक्वेशन का नाम है क्लॉसियस क्लैपेरॉन, और ये हमें समझाती है कि कैसे टेम्परेचर के बदलने से वेपर प्रेशर बदलेगा। ये जो आपके सामने यहाँ पे डेल्टा एच लिखा है, मैं आपको इस डेल्टा एच के बारे में बता दूं, ये बेसिकली डेल्टा एच वेपोराइजेशन है। ये बेसिकली डेल्टा एच वेपोराइजेशन है, जिसे हम लोग कहते हैं इंथैल्पी ऑफ
वेपोराइजेशन, जिसे हम लोग कहते हैं इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए H2O लिक्विड है और H2O लिक्विड से H2O गैस में कन्वर्जन हो रहा। तो अगर H2O लिक्विड से H2O गैस में कन्वर्जन हो रहा तो दुनिया में कुछ भी अपने आप नहीं होता है। अगर आपको लिक्विड से गैस बनाना है तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा, आपको एनर्जी देना पड़ेगा, और वो जो एनर्जी देने का तरीका है, कितना देना पड़ रहा, उसी का नाम है डेल्टा एच वेपोराइजेशन। सवाल में डेल्टा एच दिया होगा, ठीक वैसे जैसे आपको ये दिया था। सवाल में आपको T1 दिया होगा, T2 दिया होगा, डेल्टा एच दिया होगा, P1 दिया होगा और P2 पूछेगा। सॉल्व कर लोगे? आपने काइनेटिक्स में एक सवाल किया था, log K2 by K1 इक्वल टू E अपॉन 2.3 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। मैंने T1 T2 दिया था और आपसे वहां पे मैंने पूछा था बताओ E कितना होगा। अरे बोलो ना, हम सवाल कर सकते हैं, मुझे सिखाना ये थोड़ी है, ये तो बस इक्वेशन थी। ठीक है साहब, जनरल नॉलेज है, जान लो, लिख लो एक बार। ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी है, इसी इक्वेशन का नाम है क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। तो आपको यह पता रहे कि अब जो मैं कहने वाला हूं उसके पीछे की आधारशिला ये है, उसके पीछे का जड़ ये है। मैं क्या कहूंगा सुनिएगा। लिख लिया होगा सबने? लिख लिया? मुझे बताओ क्या टेम्परेचर के बदलने से वेपर प्रेशर बदलता है? मुझे बताओ क्या टेम्परेचर के बदलने से रेट कांस्टेंट बदलता है? मुझे बताओ क्या टेम्परेचर के बदलने से रेट कांस्टेंट बदलता है? बताओ लीनियर बदलता है कि एक्सपोनेंशियल? असली इक्वेशन ये थी और फिर वहां जाके ये बना, तो सोचो अगर ये है तो वो भी तो कुछ ऐसी रही होगी। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि टेम्परेचर के बदलने से वेपर प्रेशर बदलता है, यस। टेम्परेचर के बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट कांस्टेंट बढ़ता है कि घटता है? अरे जैसा ये था वैसा ही तो वो है, बस फर्क इतना है जहां के था वहां वेपर। तो बताओ टेम्परेचर के बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ेगा घटेगा? बताओ लीनियर बढ़ेगा एक्सपोनेंशियल? बस ये एक लाइन में सिखाना चाहता हूं। हाँ, टेम्परेचर के बदलने से वेपर प्रेशर बदलता है, मगर याद रखना बढ़ाने से बढ़ता है, मगर लीनियर नहीं एक्सपो। तो कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट बोलूं। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, लिखिएगा ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वेपर प्रेशर increases। on increasing temperature vapor pressure increases। बताइए लीनियर के एक्सपोनेंशियल? लिख लेना एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियली। अब इस पे न्यूमेरिकल हमारे एग्जाम में नहीं आए हैं, अगर कभी आए तो ठीक वैसे ही सॉल्व होंगे जैसे आप काइनेटिक्स में करते थे। सब कुछ दिया होगा, एक सॉल्व करना होगा, डिक्टो सेम काइनेटिक्स वाला। अगर आपने काइनेटिक्स किया है तो इसके न्यूमेरिकल में कहीं कोई जोर नहीं है। हेलो? हाँ, काइनेटिक्स नहीं किया तो फिर आपके लिए नई चीज है। कहानी का सार क्या है कि मुझे बताओ जो वेपर प्रेशर है वो कितनी चीजों पे डिपेंड करता है? दो, एक है और एक है। तो अब मुझे ये भी बता दो कि टेम्परेचर के बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है कि घटता है? अब मुझे ये बता दो लीनियर या एक्सपोनेंशियल? क्या सबको इस बॉटल में पानी नजर आ रहा है? मान लो आज इसका टेम्परेचर है 25, मान लो, क्या अंदर का कुछ वेपर प्रेशर होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अब मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, तो मुझे बताओ टेम्परेचर के बढ़ाने से इसका वेपर प्रेशर जितना था उतना ही रहेगा कि बढ़ेगा? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ता। ध्यान सुनिएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ता। एग्री और नॉट? अब सवाल यह है कि बढ़ते बढ़ते क्या होगा, समझाता हूं। उसके पहले कुल कितने फैक्टर थे? दो, एक है टेम्परेचर, दूसरा है नेचर ऑफ लिक्विड। लिखिएगा दूसरा फैक्टर नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड। मैं सबसे पहले आपसे एक कॉमन सेंस का सवाल पूछूंगा और फिर उसको एक रियल एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड। बच्चों मान लो मैंने आपके सामने एक बर्तन में भर दिया पानी और एक बर्तन में भर दिया पेट्रोल। एक बर्तन में भर दिया और एक बर्तन में भरा। पहला सवाल, पानी और पेट्रोल में कौन ज्यादा उड़नशील है? हर बच्चा समझता है। अच्छा, अगर यहां पानी भरा है तो क्या यहां पानी के मॉलिक्यूल होंगे? कोई लिखेगा नहीं बोर्ड पे। अगर यहां पेट्रोल भरा है तो क्या यहां पेट्रोल के मॉलिक्यूल होंगे? क्या पेट्रोल के मॉलिक्यूल ज्यादा उड़नशील हैं? क्या पानी से ज्यादा उड़नशील हैं? यानी इनका उड़ना आसान है। क्यों आसान है? अंदर आईएमएफ ज्यादा है कि कमजोर है? बोलो।
अंदर अगर ताकतें बहुत ज्यादा होती तो उड़ना आसान होता कि मुश्किल होता? तो उड़ना आसान है तो अंदर अट्रैक्शन, यानी मैं कह दूं जो पेट्रोल के मॉलिक्यूल हैं वो जो भी हैं उनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो पानी से, वो पानी से। यानी आप ये मानते हैं कि आईएमएफ होगा कम, आईएमएफ होगा तो उड़नशीलता होगी, तो वोलेटाइल नेचर होगा, तो वेपर प्रेशर होगा। लिखना फर्स्ट पॉइंट, लिखना फर्स्ट पॉइंट, आईएमएफ होगा कम, ऐसे ही लिखना, आईएमएफ होगा कम, आईएमएफ होगा कम तो वोलेटाइल नेचर ज्यादा, आईएमएफ होगा कम तो वोलेटाइल नेचर ज्यादा, वोलेटाइल नेचर ज्यादा तो वेपर प्रेशर ज्यादा। आईएमएफ होगा कम, आईएमएफ होगा कम तो वोलेटाइल नेचर होगा ज्यादा, और वोलेटाइल नेचर होगा ज्यादा, उड़नशील होगा ज्यादा तो उड़ेगा ज्यादा, तो वेपर प्रेशर होगा। मैं आपके सामने केमिस्ट्री की दुनिया का एक रियल एग्जांपल लेता हूं। प्यारे बच्चों, इमेजिन करते एक बर्तन है, मैं बर्तन की फोटो नहीं बना रहा हूं। इमेजिन करते एक बर्तन है, उसमें भरा है अल्कोहल। क्या भरा है? आप सब जानते हैं जो अल्कोहल है दैट इज आर ओ, आर होता है। मान लेते एक बर्तन में भरा है अल्कोहल, मान लो, अरे मान लो, और एक दूसरा बर्तन है उसमें भरा ईथर। क्या भरा है? और ईथर क्या होता है? आर ओ, आर ओ। क्या आपको बर्तन नजर आ रहा है? कहां है बर्तन? ये बर्तन में ये भरा है, ये बर्तन में सर ने पानी और पेट्रोल भरा था, अब अल्कोहल, और इसको क्या बोलते हैं? इसको, आपने सुना होगा कि इथल यहाँ पे मॉलिक्यूल के पास, क्या एटम के पास लोन पेयर होता है? क्या यहाँ लोन पेयर का रिपल्शन हो रहा है? रिपल्शन हो रहा है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा है कि कम है? और यहाँ पे शायद हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से घिरा है, क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? तो बताओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा घटेगा? बताओ अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा घटेगा? तो बताओ आईएमएफ बढ़ेगा घटेगा? तो बताओ उड़ना आसान होगा कि मुश्किल? यहां पे अट्रैक्शन है कि रिपल्शन? साथ साथ रहना चाहते नहीं रहना चाहते? उड़ेंगे कि नहीं उड़ेंगे? क्या मैं कह दूं यहां पे अगर मैं आपसे आईएमएफ का ऑर्डर पूछता हूं तो जो आईएमएफ का ऑर्डर है इसे 1 कह देता हूं, इसे 2। मुझे बताओ आईएमएफ 1 में ज्यादा है कि 2 में? क्या आईएमएफ 1 में 2 से ज्यादा है? क्या आप मुझे वेपर प्रेशर का ऑर्डर बता दोगे? यानी जो 2 होगा उसका वेपर प्रेशर 1 से ज्यादा होगा। लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट एग्जांपल बना के। तो सिखाना बस इतना था कि आप किसी भी लिक्विड के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को देख के ये बता सकते हैं कहां पे वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और कहां पे वेपर प्रेशर कम होगा। इस पूरी कहानी में एक छोटा सा शब्द और आता है। जब हम वेपर प्रेशर को किसी भी लिक्विड के उसके एक गुण से एक्सप्लेन करते हैं, उसके बॉइलिंग पॉइंट से एक्सप्लेन करते हैं। तो वेपर प्रेशर दो ही चीजों पे डिपेंड करता है, एक है टेम्परेचर और दूसरा है नेचर ऑफ लिक्विड। और कैसे करता है मैंने ये भी बताया कि टेम्परेचर के बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है। बहुत अच्छे से फील कर लो, आगे चल के बार बार ये सेंटेंस में बहुत स्पीड में बोलूंगा कि टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाऊंगा तो वेपर प्रेशर घटेगा। नेचर ऑफ लिक्विड में आईएमएफ होगा ज्यादा, आईएमएफ होगा, हाथ से सोच लिया करो, आईएमएफ होगा तो उड़ना होगा तो वेपर प्रेशर होगा, हाँ या ना? लेकिन इस पूरी कहानी में एक छोटा सा शब्द और आता है। जब हम नेचर ऑफ लिक्विड में कहते हैं किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, किसका वेपर प्रेशर कम होगा, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मैं आपके सामने एक नया शब्द डिस्कस करने वाला हूं, आपने कई बार सुना होगा बॉइलिंग, अरे हाँ या ना? आओ समझते हैं उबलना क्या होता है, आओ समझते हैं बॉइलिंग क्या होता है, और फिर नेचर ऑफ लिक्विड को फिर से हम बॉइलिंग से रिलेट करेंगे। राइट, चलेगा? बढ़ूं आगे? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, यहां तक लिख लिया है? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, रिलेशन ऑफ वेपर प्रेशर विद बॉइलिंग। सेकंड पॉइंट ही चल रहा है ना, नेचर ऑफ लिक्विड, यही चल रहा है, इसका सब पॉइंट है रिलेशन ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेशन ऑफ वेपर प्रेशर विद बॉइलिंग। बच्चों
आप सबने क्या पानी को उबलते हुए देखा है? मैं कहूं उसे डिफाइन करो तो कैसे डिफाइन करोगे? मैं कहूं जरा बॉइलिंग को परिभाषित करो, जरा उबलने को डिफाइन करो, तो क्या आप डिफाइन कर पाओगे? क्या बोलोगे? उबलना क्या होता है? कोशिश करो, कोशिश करो। अगर मैं आपसे कहूं कैमरा क्या है तो क्या बोलोगे? एक ऐसा डिवाइस है ना, ऐसा कुछ बोलोगे ना। वैसे अगर मैं आपसे कहूं सोचो एक लिक्विड है वो उबल रहा है, सोचो इसको डिफाइन करो तो कैसे डिफाइन करोगे? आप कहोगे सर बॉइलिंग एक ऐसी घटना होती है। चलो आप मत डिफाइन करो, सुनना मैं कहता हूं। बॉइलिंग एक ऐसी घटना होती है। अच्छा घटना है। बॉइलिंग एक ऐसी बॉइलिंग एक ऐसी जो हर वक्त नहीं घटती है। जो हर वक्त वो तभी घटती है, वो तभी होता है जब एक खास टेम्परेचर होता है जिसका नाम होता है बॉइलिंग पॉइंट। नाम में तो पॉइंट है, मगर ये पॉइंट नहीं है, टेम्परेचर है। कई बार बच्चों को लगता है सर ये पॉइंट है, बिंदु है। अरे ये बिंदु नहीं है, ये टेम्परेचर है। यानी बॉइलिंग एक ऐसी घटना होती है जो एक खास टेम्परेचर पे घटती है। उस खास टेम्परेचर का नाम बॉइलिंग पॉइंट होता है। जब ये घटना घटती है, क्या बोला सर ने? तो लिक्विड और गैस के बीच में होता है इक्विलिब्रियम। क्या होता है? फिर आप मुझसे कहोगे सर वो तो पानी के अंदर हर वक्त होता है। पानी का मॉलिक्यूल तो हर वक्त सरफेस छोड़ के जाना चाहता है और हर वक्त बर्तन से टकरा के लौट के आना, क्योंकि आप तो कहते हो कि हर वक्त उसके ऊपर वेपर प्रेशर होगा। अगर आज टेम्परेचर है 25 तो क्या वेपर प्रेशर है? अगर आज टेम्परेचर है 30 तो क्या वेपर प्रेशर है? अगर आज टेम्परेचर है 35 तो क्या वेपर प्रेशर है? अभी तो पढ़ाया कि टेम्परेचर के बढ़ाने से वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर बढ़ा कब? जब है तब ना बढ़ा। यानी वेपर प्रेशर तो हर टेम्परेचर पे है। 25 पे भी है, 35 पे भी है, 45 पे भी है, 55 पे भी, 95 पे भी। बोलो हाँ या ना? तो सर लिक्विड और गैस में इक्विलिब्रियम तो हर वक्त होता है। अरे बोलो ना। फिर आखिर ऐसा बॉइलिंग में क्या होता है? जब कभी बॉइलिंग होता है एक खास टेम्परेचर पे होता है, लिक्विड और गैस के बीच में इक्विलिब्रियम होता है, और जब कभी बॉइलिंग होता है तो बबल फॉर्मेशन, छोटे छोटे बुलबुलों का बनना, छोटे छोटे बुलबुलों का बनना पूरी लिक्विड से होता है। थ्रू आउट लिक्विड होता है, थ्रू आउट लिक्विड होता है। क्या आपने कभी पानी को उबलते हुए देखा है? अरे बोलो ना यार। अगर आपने कभी पानी को उबलते हुए देखा हो या किसी कांच के बर्तन में पानी उबल रहा है तो आपके बुलबुले ऊपर नजर आते हैं कि नीचे से ऊपर उठते हुए नजर आते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर ऐसा क्यों होता है? इमेजिन करते हैं हम सबके सामने पानी रखा, थोड़ा फील करिएगा, अपने सामने पानी रख लीजिए। अच्छा ये बताओ पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100। ये सबको पता है। अब जरा पानी सामने रख लो, अब इसका टेम्परेचर बढ़ाओ। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मुझे बताओ कि इसका वेपर प्रेशर बढ़ रहा कि घट रहा? क्योंकि सर ने कहा है टेम्परेचर के बढ़ाने से वेपर प्रेशर। पानी है, टेम्परेचर बढ़ाया वेपर प्रेशर बढ़ गया। पानी है, टेम्परेचर बढ़ाया वेपर प्रेशर। पानी है, टेम्परेचर बढ़ाया वेपर प्रेशर। भले वेपर प्रेशर बढ़ रहा लेकिन बाहर एक ताकत और है जिसका नाम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पानी के अंदर वेपर प्रेशर है, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। वेपर प्रेशर अलग चीज है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग चीज है। हाँ ये सरफेस के मॉलिक्यूल उठना तो चाहते हैं, मगर बाहर से एटमॉस्फेयर कहता है ज्यादा मत उड़ना, ऊपर मैं हूं। क्योंकि ऊपर से भी तो एक प्रेशर लग रहा। बोलो हाँ या ना? सोचो अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर ना होता, सोचो अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर, तो शायद पानी के मॉलिक्यूल गए होते और कभी लौट के नहीं आए होते। अगर कभी वैक्यूम में पानी रखा होता, वो पानी नहीं पूरा का पूरा गैस ही होता। अरे बोलो ना। आज 25 डिग्री सेल्सियस पे पानी के मॉलिक्यूल उड़ते जरूर हैं, लेकिन ऊपर से एक ताकत है जो उनसे कहती है कि नीचे ही रहना। यही कारण है केवल सरफेस के मॉलिक्यूल उड़ पाते हैं, क्योंकि सरफेस के अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। लेकिन जो नीचे के मॉलिक्यूल हैं चाहते तो वो भी है हम भी उड़ चले तुम्हारे साथ, मगर उड़ नहीं पाते क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, और ऊपर से एक ताकत है जो उनको प्रेशराइज कर रही नीचे ही रहना। इतने में आपने कहा नहीं मैं तो उड़ा के रहूंगा। आपने टेम्परेचर बढ़ाया। क्या बढ़ाया? जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगी है? ऊपर की ताकतें रोक रही हैं, लेकिन आप यहां से अंदर से ताकत दे रहे हो। ये कुछ ऐसा है, कोई घर में कहता है घर से बाहर मत जाना, लेकिन वही दोस्त कहता है आजा बाहर मजा आएगा। कोई है प्रमोट कर रहा है और कोई है उसे मना कर रहा, भाई ऊपर मन, हाँ या ना? तो आपने क्या कहा कि उसे कहा और गर्म हो और गर्म हो और गर्म हो। वेपर प्रेशर बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, एक समय ऐसा आएगा। क्या बोला सर ने? एक समय ऐसा। थोड़ा फील करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये पानी का बॉटल है, ये बर्तन है। आप टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते इसे ले आए 100 पर। कहां ले आए? बाहर का प्रेशर कितना था?
ये 1 एटीएम था, 1 एटीएम है, 1 एटीएम रहेगा। ये बाहर का है, पानी के अंदर का नहीं, याद रखना। इसका नाम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बोलो हाँ या ना। और अंदर है वेपर, बाहर एटमॉस्फेरिक। आपने टेम्परेचर बढ़ाया, बढ़ाओ, वेपर प्रेशर बढ़ता, वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते अंत में होगा 1 एटीएम। क्या होगा? और जैसे ही 1 एटीएम होता है, अब ये चीख के कहते हैं अब तुम्हारे बराबर हो चुके हैं, अब जरा रोक के बताओ। अब जरा, पहले केवल कौन से मॉलिक्यूल उड़ पाते थे? सरफेस के, क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही ऊपर नीचे बराबर हो गया, अब हर मॉलिक्यूल को आजादी मिल गई। अरे अब तो हमारे अंदर भी वही ताकत है जो उसके अंदर है, बोलो आया ना। यही कारण होता है कि जब कभी बॉइलिंग होता है, जब कभी बॉइलिंग, बबल फॉर्मेशन थ्रू आउट, लिक्विड होता है। क्यों ऐसा होता है? इसी चीज को कहने का एक दूसरा तरीका है, व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, क्या बोला सर ने, बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। जब बाहर के प्रेशर के बराबर अंदर का प्रेशर हो जाएगा, वो जिस वक्त हो जाएगा वही बॉइलिंग कहलाएगा। वो जिस टेम्परेचर पे होगा वही बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। आओ समेटते हैं, थोड़ा सुनिएगा, अभी किसी को लिखना नहीं है। मैंने कहा कि अगर आप कहते हो वेपर प्रेशर नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है, तो वेपर प्रेशर को एक और चीज से रिलेट किया जाता है जिसे बोलते हैं बॉइलिंग से। सर ये बॉइलिंग क्या होता है? बॉइलिंग एक ऐसी घटना होती है जो एक खास टेम्परेचर पे घटती है। जब भी ये घटना घटती है, लिक्विड गैस के बीच में इक्विलिब्रियम होता है, पूरे बल्क में से बबल फॉर्मेशन होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंदर का वेपर प्रेशर बाहर के, हेलो, ये कह दो, ये है तो ये है, ये है तो ये है क्योंकि ये है, यानी जब ये होगा तो ये और ये होगा। नहीं समझे? आज पानी कितने पे उबलता है? यानी पानी जब 100 पे पहुंचेगा तो अंदर और बाहर का प्रेशर सेम हो जाए। अंदर है वेपर, बाहर है, अंदर है वेपर, बाहर है। पानी जब 100 पे पहुंचे तो अंदर का वेपर प्रेशर बाहर के बराबर हो जाए। ये कह दो जब ऐसा होगा वो 100 पे होगा, 100 पे ऐसा ही होगा। आज पानी 100 पे है कि 25 पे, तो टेम्परेचर 100 से कम है कि ज्यादा, तो वेपर प्रेशर कम है कि ज्यादा। टेम्परेचर के बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है, तो घटाने से वेपर प्रेशर, बाहर का प्रेशर कितना है 1, तो अंदर का प्रेशर 1 है कि 1 से कम है? 1 से। मान लो आज हमारे सामने जो पानी का बॉटल है, देखते रहना उसे, मान लो उसके अंदर का वेपर प्रेशर है 0.5। अरे मान लो, अब आपको इसे उबालना है, तो देख देख के तो उबलने वाला, टेम्परेचर बढ़ाना, गैस में रखना। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.91, बोलो हाँ या ना। क्या बाहर का प्रेशर पहले से 1 था? क्या अंदर भी 1 हो चुका है? क्या नीचे और ऊपर बराबर हो चुका है? पानी उबलने लग जाएगा, पूरे लिक्विड में से, पूरे लिक्विड में से बबल बनने लग जाएगा। इसी घटना का नाम है बॉइलिंग। और ये कब होता है बॉइलिंग? बोलो हाँ या ना। अब जो कहने वाला हूं ध्यान से सुनिएगा। अपने सामने 3 बर्तन रखो, रखो 3 ग्लास रखो, रखो। एक में भरो पानी, भरो ना यार, एक में भरो, एक में भरो पेट्रोल, पा से पानी, पे से, एक में भरो हनी, एक में भरो हनी। समझते हैं? कितने ग्लास रखे? रखो 3 ग्लास, आधे रखिए, नहीं तो देख रहे हाँ हाँ है सर, रख लिया 3 ग्लास। एक में क्या भरा? एक में, एक में। चलो उसके पहले कॉमन सेंस का सवाल पूछता हूं। इमेजिन करते एक रेस हो रही, क्या हो रही? और रेस में 3 एथलीट हैं। ये है एथलीट नंबर 1, मैं रिपीट नहीं करूंगा, याद रखिएगा। आप हंसते रहिए, कंसेप्ट सीखिए। एक है एथलीट नंबर 2 और एक है एथलीट नंबर 3। मान लीजिए कितने एथलीट हैं? सबको इस लाइन को छूना है। किस लाइन को? और तीनों की स्पीड सेम है, मान लो तीनों की स्पीड। अब बताओ सबसे पहले इसको कौन छुएगा? बोलो कंफर्म। क्यों? सबसे करीब है, उसको छूना आसान होगा। चलो आज आपके ग्लास में कितने लिक्विड भरे हैं? 3। क्या तीनों का आईएमएफ अलग है? क्या तीनों का नेचर अलग है? क्या तीनों का वेपर प्रेशर अलग है? मान लेते हैं पानी का है 0.5, मान लो। क्या फोर्स की मोमेंटम? भूल गए आधे। वेपर प्रेशर, इसका वेपर प्रेशर कितना है? 0.5। थोड़ा दिमाग लगा के बताओ, पेट्रोल का ज्यादा होगा कम? पेट्रोल कम होगा।
पेट्रोल ज्यादा उड़नशील है कि कम? तो पेट्रोल के मॉलिक्यूल ज्यादा उड़ेंगे कम, तो मॉलिक्यूल होंगे ज्यादा तो प्रेशर होगा, तो यहां का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा कम? नहीं, मॉलिक्यूल ज्यादा उड़ेंगे मगर जाके से रुक जाएंगे, हट कुछ नहीं करेंगे, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा कम? यहां 0.7 मान लो चलेगा। अब बताओ सबसे कम किसके उड़ेंगे? तो हनी का वेपर प्रेशर पानी से भी कम होगा नहीं होगा? इसको मान लो 0.1 चलेगा? नहीं चलेगा? चलेगा। अब तीनों को गर्म करो, कर रहे हो गर्म? सब में अच्छा वाला गैस लगाया है और सब में इक्वल हीट हो रहा है, ये मत कहना सर उसको ज्यादा गर्म कर दिया मैंने, तीनों में इक्वल हीट है, राइट? बताओ बाहर का प्रेशर कितना है? नहीं नहीं, इसके लिए थोड़ा ज्यादा है, इसका वायुमंडल अलग है, सबका सेम है। क्या सबका बाहर का प्रेशर 1 atm है? बताओ सबसे पहले इसको कौन छुएगा? क्या बात कर रहे हो? क्या आप ये कहना चाहते हैं जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा, वेपर प्रेशर कम टेम्परेचर पे उबलेगा? नहीं, ये नहीं कह पाओगे। गरम करो गैस से, इसका है क्या, इसका सीधे 100 कर दो, इसका तुम 25 ही रहो अभी, गैस तो सबको इक्वल गरम करेगा ना, 25, 35, 45, 55 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले कौन उबलेगा? तो सबसे कम पे कौन उबला? फिर से बेटा गैस लगाओ प्लीज, सुन तो लो ना यार। आंसर गड़बड़ हो गया कोई दिक्कत नहीं, आप फील नहीं कर रहे हो इसलिए गड़बड़ हुआ है, सिंपल सा रीजन है, आप बस बोल रहे हो तोता जैसे, विजुलाइज कर ही नहीं रहे हो। रख दिया तीनों को गैस में, अब गर्म करो, तीनों का टेम्परेचर भी 25 है, अब 35 हो गया, अब 45 हो गया, तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है ना। अब बताओ सबसे पहले कौन उबलेगा? तो सबसे कम टेम्परेचर पे कौन उबलेगा? यही तो पूछ रहा था। यानी आप ये कहना चाहते हैं जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा, जिसका वेपर प्रेशर, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है कि कम है? यानी आप ये कहना चाहते हैं प्यारे बच्चों कि जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा, जिसका वेपर प्रेशर, मुझे बताओ उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है कि कम? वेपर प्रेशर ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट, क्या मैं डायरेक्टली बोलूं इनवर्सली? एक सवाल पूछने का मैंने पूछ लूं, मेरे पास 3 लिक्विड हैं, एक का बॉइलिंग पॉइंट है 70, एक का है 80, एक का है 90, कितने लिक्विड है? एक का बॉइलिंग पॉइंट, एक का, एक का, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है वो वहां है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 है मतलब पानी हमेशा 100 पे रहता है, 100 पे रह तो 25 पे भी सकता है। 3 लिक्विड है, बॉइलिंग पॉइंट 60, 70, 80 या 70, 80, 90 चलेगा? मुझे बताओ सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट का पहले वाले का है? लिख देता हूं, एक ए है, एक बी है, एक सी है, ठीक है, 70, 80, 90, ठीक है बेटा। बताओ सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? ए का। बेटा 70 बड़ा कि 90? सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? सबसे कम, तो सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर, कंफर्म? अब ऐसा सोचो आज इन तीनों में सबसे कम वेपर प्रेशर किसका था? मतलब किसके मॉलिक्यूल उड़ना नहीं चाह रहे थे, किसके मॉलिक्यूल कसम खा के बैठे थे नहीं उड़ेंगे, क्योंकि आईएमएफ बहुत, कंफर्म? आपने भी कसम खाई, अच्छा नहीं टूटोगे तुम, और गर्म करो और गर्म करो, हाँ या ना? तो जिसके अंदर आईएमएफ है मजबूत, आईएमएफ है, आईएमएफ है, उसमें हमें उबालने में मेहनत ज्यादा करनी, यानी उसमें दम ज्यादा लगाना, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। एक लाइन कहने वाला हूं, कह दूं क्या? जिसका वेपर प्रेशर है कम, फील करो, जिसका वेपर प्रेशर है, उसके मॉलिक्यूल उड़े हैं, उसके अंदर आईएमएफ होगा, उसको उबालने में मेहनत करनी पड़ेगी, उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्या बोला पता चला? क्या बोला पता चला आपने? आपने ये बोला है कि सर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आईएमएफ के डायरेक्टली, ये हम बोले थे सर, हाँ। चलो ऐसा समझते हैं, मान लो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है झेलने की क्षमता, जैसे मान लो इस क्लास में कई बच्चे हैं, राइट, और सबके अंदर पढ़त्व है ना? अब मैं पढ़त्व एक नंबर दे देता हूं, ठीक, पढ़त्व 10, पढ़त्व 20, पढ़त्व की मैक्सिमम वैल्यू 100 है, मान लो एक बच्चा जिसके अंदर पढ़त्व है 10, कितना पढ़त्व? एक बच्चा जिसके अंदर पढ़त्व है, मान लो कभी कभी आए हो, मान लो एक बच्चा है उसके अंदर पढ़त्व है 10, ठीक है, उसके अंदर कितना पढ़त्व है? 10, मान लो, तो वो पढ़त्व 10 है, तो पढ़ना कम चाहेगा कि पढ़ना ज्यादा चाहेगा? पढ़त्व से पढ़ाई होती है, तो पढ़त्व कम है तो पढ़ाई, वेरी गुड,
नींदत तो ज्यादा है तो नींद ज्यादा आएगी। एग्री? तो एक बच्चा है, उसके अंदर पढ़त तो है 10, कितना है? तो वो पहली क्लास में बोला बस अब ना हो पाएगा यार, हो गया आज का, ठीक, घर चला गया। एक बच्चा दूसरा, उसके अंदर पढ़त 30 था, बोले हट मैं 2 क्लास तक झेलूंगा। द वर्ड आई एम सेइंग झेलूंगा, ठीक, समझ पा रहे? एक बच्चा था, उसके अंदर पढ़ा तो था 70, कितना था? वो बोला हट मैं तो 12 बजे तक झेलूंगा। और एक बच्चा था, उसके अंदर पढ़त था 100, कितना था? बोले ना मैं तो 1:30 बजे तक झेलूंगा। नहीं समझ पाए? यानी झेलने की जो क्षमता है वो पढ़त पे निर्भर कर रहा। पढ़त तो होगा ज्यादा, झेलने की क्षमता ज्यादा। तो ऐसा समझो ना, जिसके अंदर आईएमएफ है मजबूत, आईएमएफ है, वो कहते हैं भाई साहब गर्म करो, ऐसे थोड़ी उबलेंगे हम। मतलब उनके अंदर झेलने की क्षमता है। बोलो ना, अगर आईएमएफ होगा ज्यादा, आईएमएफ होगा, पूरी क्लास आईएमएफ होगा, तो उड़ना होगा, उड़ना होगा, उड़ना होगा। उधर देख के क्या बोल रहे हो, उधर बोलो ना, आईएमएफ होगा तो उड़ना होगा, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, झेलने की क्षमता ज्यादा, यानी आईएमएफ। बोलो डन। लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, बस इसको। तो मैं कह सकता हूं जो वीपी है वो बीपी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी आईएमएफ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आइए कुछ छोटे छोटे सवालों के माध्यम से इस कहानी को करते हैं आत्मसात। उसको 1:30 बजे उठा देना है ना। बोले हो गया आज का, जाओ। अभी बीच में डिस्टर्ब मत करना प्लीज। बोलो बाहर चले जाए। छुट्टी हो गई बेटा, मेरी क्लास खत्म। आज आप पहली बार आए हो, क्यों? अच्छा, तो आपका पूरा छूटा हुआ है कुछ पिछला? अगर किसी बच्चे का कुछ लेक्चर या कुछ छूटा है तो शायद कॉन्कर की रिकॉर्डिंग आपको मिल ही रही है ना। भाई मास्टर प्रो 2 और 3 जो बैच है, चलो उनको तो ऑफलाइन है पूरा, उनको तो रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है, तो वी अरेंज समथिंग, जैसे कल भी मैंने बैकअप क्लास लगाई थी। लेकिन अगर आपका कुछ छूटा है तो समटाइम्स यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आप उसे करिए, है ना। फिर उसके बाद आज शाम को मैं डाउट में अवेलेबल रहूंगा 5:30 PM ऑनवर्ड्स, तो आप आके वहां पे भी चीजों को पूछिए, है ना। अगर कुछ छूटा है तो आपका फर्ज बनता है मैं उसको पिछला करके आऊं क्लास में। इन केस नहीं है तो यू हैव टू पुश योरसेल्फ यार, आप समझो, खुद को धक्का देना पड़ेगा। अभी मैंने आपको एक छोटा सा कंसेप्ट फील कराया, कंसेप्ट था वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट का, और आपके सामने लिखा है कि जो वेपर प्रेशर है वो बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बहुत आसान है, अगर आप इसे ऐसा सोच लो कि बॉइलिंग पॉइंट सर कहते थे झेलने की क्षमता, बॉइलिंग पॉइंट सर कहते थे झेलने की। अगर पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, यानी पानी मुझसे कहता है कि मैं 100 तक झेल जाऊंगा। अगर पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट 50 है तो पेट्रोल मुझसे कहता है मैं 50 तक ही झेल पाऊंगा, उसके बाद मुझसे ना हो पाएगा। ये कुछ ऐसा है कि एक बच्चा जिसके अंदर पढ़त तो बहुत ज्यादा है, वो 1:30 बजे तक कहता है मैं पढ़ लूंगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसके अंदर नहीं है वो पौने 6 बजे 7 बजे जब भी आता है, 7:15 पे कहता है बस हो गया मेरा आज का। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कैपेसिटी, कितनी आपके अंदर क्षमता है। ये कुछ ऐसा एक एथलीट है, कोई एथलीट 100 मीटर दौड़ पाता है तो कोई 5 किलोमीटर दौड़ जाता है, ये सब अपनी कैपेसिटी होता है। ठीक वैसे लिक्विड के साथ भी होता है। अरे हाँ या ना। तो जो लिक्विड है वो हमसे कहता है कि भाई साहब मेरे अंदर आईएमएफ बहुत ज्यादा है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, आईएमएफ बहुत, यानी मैं मजबूत हूं, यानी मेरी झेलने की क्षमता ज्यादा है, यानी मेरा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, यानी मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, यानी उसका वेपर प्रेशर कम। लिखो एक सवाल, थ्री लिक्विड ए कॉमा बी कॉमा सी, थ्री लिक्विड ए कॉमा बी कॉमा सी, थ्री लिक्विड ए कॉमा बी कॉमा सी have boiling point, have boiling point 70 degree Celsius, comma 80 degree Celsius, comma 90 degree Celsius. Three liquids A, B, C have boiling point 70, 80, 90। इसका क्या मतलब है? A 70 पर है, A का बॉइलिंग पॉइंट 70 है। मैं कहूं पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, मतलब पानी 100 पर है।
पानी 100 पर, ये समझो ना भाई, ए का बॉइलिंग पॉइंट 70, बी का बॉइलिंग पॉइंट और सी का बॉइलिंग पॉइंट। देन फर्स्ट पार्ट, which liquid is most volatile, which liquid is most volatile, बताना है इनमें से कौन सा लिक्विड है जो सबसे ज्यादा उड़नशील है। फील करके बोलना, वो फॉर्मूला मत देखना प्लीज, वो भूल जाओगे, आज नहीं भूलोगे तो 2 महीने बाद भूल जाओगे, इसलिए उसको देखो ही नहीं, चित्र बना लो, कभी नहीं भूलोगे। किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है? आंसर ये बोला, मैं कुछ भी पूछूंगा यही बोलेंगे, सवाल घुमा रहा हूं, किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है? यानी किसके अंदर झेलने की क्षमता ज्यादा है, यानी किसके अंदर मजबूत फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, तो कमजोर कहां है, कहां ज्यादा उड़ेंगे, कौन ज्यादा उड़नशील, ये सोच रहा है बस, राइट। सो द आंसर इज 100% करेक्ट, ए। लिखो अगला, विच लिक्विड इज हैविंग स्ट्रॉन्ग आईएमएफ, वो कौन सा लिक्विड है जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बेहतरीन, यानी अगर आपको किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट पता हो तो आप बता सकते हो कि उसके अंदर इंटरेक्शन कैसा है, बोलो हाँ या ना। इन द सेम वे लिखिएगा अगला सवाल, इन द सेम वे लिखिए अगला सवाल, बोलूं, इफ दीज थ्री लिक्विड्स, if these three liquids are placed, if these three liquids are placed in three separate container, if these three liquid are placed in three separate containers at equal temperature, at equal temperature, then which liquid, then which liquid will be having, then which liquid will be having maximum, then which liquid will be having maximum vapor pressure, तो बताओ वो कौन सा लिक्विड है जिसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। सबको फील आ गया? ये वही वाली बात है, पानी पेट्रोल और हनी, पानी पेट्रोल और हनी, मैंने आज उसको ए बी सी बोल दिया है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है उसकी झेलने की क्षमता सबसे, यानी उसके अंदर आईएमएफ कमजोर है, कम है, राइट, यानी उसके मॉलिक्यूल उड़नशील। ऐसे सोचोगे तो कभी नहीं भूलोगे, चलेगा। इन द सेम वे द आंसर विल बी ए। क्या कहानी आगे बढ़ाऊं? एक बच्चा कहीं दूर कोने मेरी बातों को ध्यान सुन रहा था, वो कहता है, सर आप हमसे कहते हो कि जो वेपर प्रेशर होता है वो दो ही चीजों पे डिपेंड, अब समझना मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं, ठीक, पहले फील करो अब क्या पढ़ने वाले। वो कहता है कि सर वेपर प्रेशर दो ही चीजों पे डिपेंड करता है, एक है टेम्परेचर, दूसरा है, बेटा सुनो ना, एक है टेम्परेचर, दूसरा है नेचर ऑफ लिक्विड, और आपने हमें यह भी बता दिया कि टेम्परेचर के बदलने से वेपर प्रेशर कैसे बदलता है। आपने कहा कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और सच भी तो है ना सर, आज पानी 25 पे है तो वेपर प्रेशर कम है, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तभी तो वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते एक दिन 1 atm होगा और पानी उबलने लगे, बोलो हाँ या ना। अब उस बच्चे का सवाल ये था कि सर आपने कहा वेपर प्रेशर ये, वेपर प्रेशर वो ऐसे बढ़ेगा, सर हम जानते कैसे हैं कि किसी का वेपर प्रेशर कितना है? अगर आज आप इसका वेपर प्रेशर मुझे बता रहे हो तो हाउ शुड आई नो कि वेपर प्रेशर कितना है? मैं नापूं कैसे? मैं नापूं, नापना चाहोगे? आप साइंस का जादू जानते हो क्या? साइंस का जादू यह है कि हमें सूरज तक की दूरी पता है, लेकिन आज तक हम सूरज में पहुंचे नहीं, समझे? आप इसको फील करो, दिस इज साइंस। क्या आप आज तक सूरज में पहुंचे नहीं हो, स्टिल यू नो कि सूरज कितना। हम जो करने वाले हैं आज इसी क्लास में, उस पानी की बोतल के अंदर कितना वेपर प्रेशर है नाप के बताएंगे, जबकि हम सच में नापने वाले, और जो नापेंगे वो सच ही आएगा, नाप के देख लेना। नापना चाहेंगे? कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर। बच्चों आओ हम वेपर प्रेशर को नापते हैं, आओ हम मेजरमेंट करते हैं वेपर प्रेशर का। कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग, मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर। सर वेपर प्रेशर को नापे कैसे?
वेपर प्रेशर को नापने के पहले आपको एक चीज को समझना पड़ेगा कि हम वेपर प्रेशर नाप किसका रहे हैं। हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट नहीं नाप रहे, हम नाप रहे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। हमारे चैप्टर का नाम सॉल्यूशन है कि सॉल्वेंट है? आधे सॉल्वेंट बोल रहे हैं, ये काइनेटिक्स को काइनेमैटिक्स बोल रहे थे। आप सॉल्यूशन को सॉल्वेंट बोल रहे हैं। चैप्टर का नाम तो जान लो। ये किस में पढ़ाते हैं, 12वीं में कि 11वीं में? 12वीं में। वेरी गुड बेटा। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन, ना लिक्विड, ना एक्वेस बाइनरी सॉल्यूशन, ना एक्वेस बाइनरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। यहां तक पहुंचे अभी? यानी जाने अनजाने में हम जो वेपर प्रेशर निकाल रहे हैं वो इस प्योर पानी का नहीं निकाल रहे हैं, हम निकालेंगे सॉल्यूशन का। अगर इस पानी में हम सॉल्यूट मिला देते हैं, अब जो सिस्टम बन के तैयार होगा उसका वेपर प्रेशर निकाल रहे हैं, राइट? जब हम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालेंगे तो हमें किसी का वेपर प्रेशर पहले से पता होना। मेरा कहने का मतलब क्या है, लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, वी आर गोइंग टू मेजर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वी आर गोइंग टू मेजर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालेंगे। अब बच्चे को समझना पड़ेगा कि सब, जब सर सॉल्यूशन बोल रहे हैं तो सॉल्यूशन भी सर केवल केवल कौन सा बोल रहे हैं? लिक्विड सॉल्यूशन। अब लिक्विड सॉल्यूशन कब बनेगा? जब सॉल्यूट मिलाओगे। तो सॉल्यूट एक बार हमारा लिक्विड होगा और एक बार हमारा सॉलिड होगा। यानी मैं पहला केस जो आपसे डिस्कस करूंगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का, वो होगा लिक्विड प्लस लिक्विड का सॉल्यूशन। और दूसरा केस जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा सॉल्यूशन का, वो होगा सॉलिड प्लस लिक्विड का सॉल्यूशन। बच्चों, आप ये तो जानते हो कि सॉल्वेंट अगर लिक्विड है तो ही उसका नाम लिक्विड सॉल्यूशन है। उसमें हम हो सकता है एक बार लिक्विड मिला दे और हो सकता है एक बार सॉलिड मिला दे। अगर आप इसे रियल एग्जांपल से फील करें तो ऐसे सोचो कि सर हमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन सिखा रहे हैं, एक बार इथेनॉल और पानी का सॉल्यूशन है, एक बार चीनी और पानी का सॉल्यूशन। एक बार इथेनॉल और एक बार चीनी और, यानी दो तरह के सॉल्यूशन होंगे, या तो होगा कोई लिक्विड या तो होगा कोई सॉलिड। बोलो डन। तो सबसे पहले केस वन की बात कर ले। कॉपी में अलग से हेडिंग डाल लेना, केस वन। अपने आप से पूछते रहना हम क्या निकाल रहे हैं? वेपर प्रेशर। लिखना केस वन, केस वन, उसमें लिखना वेपर प्रेशर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड। एक बहुत कंफ्यूजिंग सा शब्द कई बार यहां पे यूज करते हैं, मिसिबल। मिसिबल शब्द का मतलब है जो आपस में घुल जाए, मिक्स हो जाए। पानी और ऑयल की बात नहीं हो रही है, पानी और इथेनॉल की बात हो रही है, यानी मिसिबल लिक्विड की बात हो रही है। चलेगा? तो कॉपी में लिखिएगा वेपर प्रेशर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड। बढ़ू आगे। हम लोग जो सीखने वाले हैं उसके पहले आपको बता दूं, आ जाओ। मान लेते हैं मेरे पास एक बर्तन है, मान लो, सब लोग बोर्ड पे आइएगा। मेरे पास एक, और एक बर्तन में यहां भरा है प्योर सॉल्वेंट। क्या भरा है? प्योर सॉल्वेंट, यानी कि प्योर पानी। बोलो भाई। और इस वाले बर्तन में भरा है प्योर सॉल्यूट। पहला सवाल, सॉल्यूट वोलेटाइल है कि सॉल्वेंट वोलेटाइल है? दोनों के दोनों क्या लिक्विड है? क्या लिक्विड के मॉलिक्यूल उड़नशील होते हैं? क्या दुनिया का हर लिक्विड उड़नशील है? लिक्विड जनरली वोलेटाइल होते हैं, सारे लिक्विड वोलेटाइल हों ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इमेजिन करते हैं यहां प्योर पानी भरा है, और इमेजिन करते हैं यहां प्योर सॉल्यूट भरा है। लेट्स इमेजिन यहां पे इथेनॉल भरा है, राइट? अगर ये सॉल्वेंट है तो आप इसे ए बोलोगे कि बी बोलोगे? और सॉल्यूट है तो, यानी मान लेता हूं यहां पे बी है और यहां पे ए है। तो मुझे बताओ, अगर यहां पे प्योर सॉल्वेंट है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या इसका जो वेपर प्रेशर होगा, इसका जो वेपर प्रेशर होगा, कुछ होगा कि नहीं होगा? प्योर पानी का वेपर प्रेशर है कि नहीं है? बोलो ना। इसके वेपर प्रेशर को हमने नाम दिया है पी ए नॉट। क्या नाम दिया है? तो जब भी लगा दूं नॉट, जब भी लगा दूं नॉट, का मतलब होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, राइट? अगर मैं आपके सामने पी ए नॉट कह रहा हूं, अगर मैं आपके सामने पी ए नॉट कह रहा हूं, तो पी ए नॉट का मतलब होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। चलेगा? और अगर मैं आपके सामने पीबी नॉट कह रहा हूं, तो जरा बताओ क्या बोलोगे?
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, इसको हम निकाल नहीं रहे, ये हमें पहले से पता होगा तो फिर हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। पहले करो सेट, हम क्या निकाल रहे हैं? वेपर प्रेशर ऑफ, उसमें पहला कौन सा सॉल्यूशन ले रहे हैं? तो हमें पहले से दोनों का प्योर का वेपर प्रेशर पता होना चलेगा। ये वही वाली बात है कि हम निकाल रहे हैं फोर्स, क्या निकाल रहे हैं? तो हमें मास और एक्सेलरेशन पता होना। एक बार मास और एक्सेलरेशन से फोर्स निकालना सीख जाते हैं, लेकिन जब बाद में न्यूमेरिकल करते हैं तो फिर फोर्स की मदद से मास भी निकाल लेते हैं। यानी हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, उसके लिए हमें प्योर का वेपर प्रेशर पता होना। बाद में जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला बन जाएगा तो फिर पी ए नॉट पीबी नॉट भी निकाल लेंगे। नहीं समझे? व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इज वेपर प्रेशर ऑफ, उसमें से हमें पहले से प्योर का वेपर प्रेशर लिख लीजिएगा, जैसा बोर्ड पे लिख रहा हूं पॉइंट बना के। तो पहला पॉइंट, एक तरफ है प्योर सॉल्वेंट और एक तरफ प्योर सॉल्यूट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और यहां लिख देता हूं मैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। PA naught is the vapor pressure of pure solvent and PB naught is the vapor pressure of pure solute. ये हमें पहले से पता होगा, ठीक है साहब। अब पता होगा तो क्या, उस पे बात करते हैं। जब ये पूरा का पूरा टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूंगा तो एक एजम्पशन लेके चल रहे होंगे, एक चीज एज्यूम करके चल रहे होंगे, तो उसे मैं लिखता हूं मैंने माना कि जो पीए नॉट है वो पीबी नॉट से बड़ा है। ऐसा हमेशा हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि जो पीए नॉट है वो पीबी नॉट से बड़ा है। एक मिनट, कौन बड़ा है? किससे बड़ा है? थोड़ा इसको फील कर लो। एक बर्तन में प्योर सॉल्वेंट है, एक बर्तन में प्योर सॉल्यूट है, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है? यानी कौन ज्यादा उड़नशील है? ऐसा है कि हमने ऐसा माना है। इज दिस क्लियर? आगे चल के सवाल पूछूंगा तो याद रखना, कहानी पलट भी सकती है। हम ऐसा मान के पढ़ रहे हैं कि पीए नॉट इज ग्रेटर देन पीबी नॉट। मैं इस पूरे टॉपिक में कितने शब्दों का प्रयोग करूंगा, आगे बढ़ूं, मैं इस पूरे टॉपिक में कितने शब्दों का प्रयोग करूंगा, सबसे पहले वो शब्द बता दूं, फिर आप लिखना शुरू करना। सब लोग बोर्ड पे आ जाइए, मुझे सबका पूरा फील, पूरा कॉमन सेंस चाहिए। इमेजिन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम सबके सामने एक बर्तन मान लो, अरे मान लो हम सबके सामने है एक बर्तन, और इस बर्तन में हमने भरा पानी। क्या भरा? नीला है आसमान। क्या मैं यहां सबके सामने पानी भर दूं? ये जो आपको गोल गोल नजर आ रही है, कौन है? कौन है? क्या ये पानी के मॉलिक्यूल हैं? मुझे बताओ, अभी ये प्योर सॉल्वेंट है कि प्योर सॉल्यूट है? पानी है मतलब सॉल्वेंट है। बोलो भाई। मैं इसे कहूंगा नीचे की दुनिया लिक्विड लिक्विड, नीचे की दुनिया। अब बताओ, अगर बर्तन में प्योर पानी भरा है तो क्या पानी के मॉलिक्यूल ऊपर उड़ के जाएंगे? पानी के मॉलिक्यूल ऊपर उड़ के क्यों जाएंगे? क्योंकि वो उड़नशील हैं। वो उड़नशील क्यों है? ऐसा डिफरेंट थिंग, उनके जीवन में तनाव है, बोलते हैं ये वो, समझ पाए क्या? मगर मॉलिक्यूल उड़ के जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्यों जाएंगे? क्योंकि वो उड़न, टेक्निकल भाषा में वो वोलेटाइल। बोलो हाँ या ना? क्या पानी के मॉलिक्यूल उड़ के जाएंगे? सब कुछ बढ़िया चल रहा था, इतने में आए आप। कौन आए? और आपने इसमें मिला दिया सॉल्यूट। क्या मिलाया? लेट्स इमेजिन सॉल्यूट के मॉलिक्यूल लाल लाल, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल मान लो। क्या अब नीले के साथ लाल भी होगा? नीले से कहेगा थोड़ा खिसको ना, मुझे भी बैठने दो, हाँ या ना? अब बताओ, नीले के साथ कौन है? लाल। नीले के साथ कौन है? लाल ऊपर होगा कि बीच में होगा कि नीचे होगा? सब जगह होगा। क्या बात कर रहे हो? नहीं नहीं, ऊपर ज्यादा होगा। पानी में चीनी मिलाते हो तो चीनी यूनिफॉर्म घुल जाती है, चाहे नीचे का पानी पियो, चाहे ऊपर का पानी पियो, चाहे सरफेस को ऐसे चखो तो भी मीठा ही लगेगा। यानी कि सॉल्यूट तो हर जगह यूनिफॉर्म मौजूद है, यानी कि जो सॉल्यूट है वो हर जगह मौजूद है। बोलो हाँ या ना? एक बात बताओ, ये जो लाल लाल मॉलिक्यूल हैं, जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल हैं, बताओ ये वोलेटाइल है कि नॉन वोलेटाइल? क्या बात कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, दोनों वोलेटाइल है क्या? क्योंकि जो मैंने पहला केस लिया है वो दोनों लिक्विड का केस लिया है, कि सॉलिड और लिक्विड का, लिक्विड का। यानी दो के दोनों कैसे हैं बोले? मगर कौन ज्यादा उड़नशील है?
पी ए नॉट मत बोलो, ए ज्यादा उड़नशील है कि बी? ए फॉर, बी फॉर, क्या ए का वेपर प्रेशर पी ए नॉट है? बी का वेपर प्रेशर पी बी? क्या प्योर ए का वेपर प्रेशर प्योर बी से ज्यादा है? ये कहने का मतलब है ए बी से ज्यादा वोलेटाइल है। बोलो डन। क्या आज इस बर्तन में लाल और नीला दोनों है? नीचे की दुनिया, नीचे की दुनिया, नीचे की दुनिया, क्या ये मॉलिक्यूल ऊपर उड़ के जाएंगे? ऊपर उड़ने के पहले अगर मैं दोनों का मोल बता दूं, दोनों का, तो क्या आप सब मुझे दोनों का मोल फ्रैक्शन बता दोगे? नीले का मोल फ्रैक्शन इसे बोलूंगा एक्स से, लाल का मोल फ्रैक्शन, क्या कोई बच्चा मुझे एक्स का मतलब बता सकता है? कोई लिखेगा नहीं, अभी सुनना है, बाद में लिखेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, क्या बोला सर ने? ए फॉर, बी फॉर, मोल फ्रैक्शन ऑफ इन लिक्विड फेज, इन लिक्विड, और एक्स बी क्या पढ़ोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ इन लिक्विड। डन। अब बताओ, ऊपर नीला उड़ के जाएगा कि लाल? क्यों दोनों उड़ेंगे? क्योंकि दोनों बोले नीचे है 100 मॉलिक्यूल लिक्विड के, मान लो नीचे है 100 मॉलिक्यूल नीले, मान लो 100 मॉलिक्यूल लाल है, मान लो, तो 100 के 100 उड़ेंगे कि 100 नहीं उड़ेंगे? आधे करे सारे उड़ जाएंगे, है ना? पानी में सारा पानी उड़ गया, बचा ही नहीं पानी। फिर से, कितने मॉलिक्यूल अंदर है? 100, नीले के भी 100, लाल के भी 100, इक्वल लिए मैंने। तो बताओ ऊपर नीला की लाल? बताओ दोनों के इक्वल की अनइक्वल? कौन ज्यादा उड़नशील है? कौन ज्यादा उड़नशील है? तो क्या ए ज्यादा उड़ेगा? क्या बी उड़ नहीं पाएगा? लेट्स इमेजिन उड़ तो पाएगा, मगर जितना नीला है उतना नहीं उड़। लेट्स इमेजिन नीले के मैंने आपके सामने बना दिए 1 2 3 4 5, मान लो, चलो 6 बना देता हूं वरना गिनती में दिक्कत आएगी। ठीक, कितने हैं गिन लो? 6। कितने हैं? अच्छा, ऊपर लाल आएगा कि नहीं आएगा? लाल इतना ही आएगा, कम आएगा? लेट्स इमेजिन लाल आया, लाल लाल लाल, कितने हो गए? 6 और 3 नहीं कर पाओगे। अब बताओ कितने हो गए? 10। हाँ या ना? ऊपर टोटल कितने मॉलिक्यूल हैं? उसमें से नीले कितने हैं और लाल कितने हैं? 1 मिनट, नीचे नीले कितने थे और लाल? तो क्या दोनों के मॉलिक्यूल सेम है? नहीं, सेम थोड़ी है। उसका 100 अच्छा है, उसका 100 बुरा है। कुछ तो भी सोच के बोलो ना यार। फिर से पूछूं? बिना सोचे आप लोग बोलते हैं क्या? तो सोच के बोलो ना। इसके इतना सिंपल ले रहा हूं यार, और क्या चीज जीवन में। इसके कितने मॉलिक्यूल हैं? 100। उसके भी? क्या दोनों के मॉलिक्यूल सेम है? तो क्या दोनों के मोल सेम होंगे? मोल का फॉर्मूला याद है? कौन सा? मास इनटू एक्सेलरेशन वाला? कौन सा? गिव ए नंबर अपॉन अवोगाड्रो। अरे लाला, नंबर सेम होगा तो मोल भी तो सेम होगा। फिर से खेले? ठीक। क्या दोनों के 100 थे? क्या दोनों के मॉलिक्यूल सेम थे? क्या दोनों के मोल सेम है? क्या दोनों के मोल फ्रैक्शन सेम है? फिर फंस गए। हाँ, इधर आओ। क्या एक्स का फॉर्मूला याद है? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। और एक्स ए का फॉर्मूला? डन। मोल होंगे सेम तो मोल फ्रैक्शन भी होगा। सोचो ना, ए का 1 मोल, बी का 1 मोल, एक्स ए कितना? आधा, एक्स बी कितना? जिसका पूछा उसका मोल बटे, तो यही तो होगा। फिर से खेलते हैं। नीले के कितने, लाल की कितने? क्या दोनों के मॉलिक्यूल सेम है? क्या दोनों के मोल सेम है? क्या दोनों के मोल फ्रैक्शन सेम है? क्या नीचे की दुनिया में सेम है? क्या ऊपर की दुनिया में सेम है? क्या ऊपर की दुनिया में नीला ज्यादा है? जो ज्यादा वोलेटाइल हो वो ज्यादा उड़ के जाए। आज से पूरी दुनिया आपको कहेगी कोनोवॉलोव। क्या कहेगी? अच्छा, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था कोनोवॉलोव। क्या नाम था उनका? कोनोवॉलोव्स। क्या नाम था? कोनो। उन्होंने कहा वो सब्सटेंस जो ज्यादा वोलेटाइल होगा, वो सब्सटेंस जो ज्यादा, वो वेपर फेज में। अच्छा, नीचे की दुनिया लिक्विड लिक्विड, ऊपर की दुनिया नहीं चलेगा। नीचे से हमारा जो चैप्टर है ना, ऐसे चलता है, एक बार नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, एक बार ऊपर का मजा लेंगे, हाँ या ना? नहीं समझ पाए? और फिर एक बार ऊपर से, खत्म चैप्टर। अभी हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं।
लेवल 1 चल रहा है, ठीक। फिर एक बार ऊपर खेलेंगे, आओ ऊपर खेल ले, है ना। फिर एक बार ऊपर से, खत्म चैप्टर, चलेगा। नीचे की दुनिया, ऊपर की दुनिया। अब बताओ, जब हम नीचे से ऊपर गए, ऊपर जो वेपर फेज है, वहां पे दोनों का कंपोजिशन, मोल फ्रैक्शन, कंपोजिशन मतलब मोल फ्रैक्शन, सेम है कि अलग है? और किसका ज्यादा है? सीखने की कोशिश करो, मजा आ जाएगा, वरना फॉर्मूला रटना पड़ेगा। थोड़ा तो कोशिश कर लो ना बेटा यार, बिल्कुल फील पे काम चल रहा है, नहीं मन करता बिल्कुल पढ़ने का। छोड़ दो ना, आज घर पे फोन कर दो, नहीं होगा मेरे से, छोड़ो, खत्म करो। आपको नहीं पीछे करो, आप मत सोच लेना। हाँ, अरे पीछे नहीं मन करता बिल्कुल भी। पता नहीं क्या नीचे की दुनिया, ऊपर दुनिया, मेरी दुनिया कोई देख ही नहीं रहा। ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं। हाँ। यार कितना इंटरेस्टिंग है साइंस, नहीं? लॉजिक से कहां पहुंच रहे हैं। अभी आप जादू देखो, इधर आओ। क्या ऊपर नीला और लाल अलग है? हमेशा नहीं टोक पाऊंगा, है ना, एक समय के बाद पता, फिर छोड़ के चला जाऊंगा। मतलब बार बार ऐसे, सर नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, मैं कहूंगा मत पढ़ो, रहने दो। ऊपर कितने नीले हैं? लाल कितने? 4। क्या ऊपर दोनों का मोल फ्रैक्शन अलग होगा? मॉलिक्यूल है अलग तो मोल है अलग, तो मोल फ्रैक्शन अलग, यानी कंपोजिशन होगा अलग। सहमत हो कि नहीं? नंबर 1। नंबर 2, ये बताओ, क्या ऊपर भी इक्विलिब्रियम आएगा? ऊपर भी वेपर प्रेशर आएगा? किसके मॉलिक्यूल ज्यादा हैं? तो जिसके मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे उसका प्रेशर ज्यादा होगा, कम होगा? ऐसा समझो, एक बर्तन है, उसमें हमने 1 मोल गैस भरा, मान लो। अब उसमें 1 मोल और भर दो, 1 मोल और भर दो, 1 मोल और भरो, तो प्रेशर बढ़ेगा घटेगा? यानी आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि मॉलिक्यूल होंगे ज्यादा, मोल होंगे ज्यादा, तो प्रेशर भी होगा। मुझे इतना बता दो, नीले का और लाल का प्रेशर सेम होगा अलग? किसका प्रेशर ज्यादा? जिसके मॉलिक्यूल होंगे ज्यादा, जिसका मोल फ्रैक्शन होगा ज्यादा, उसका प्रेशर होगा। अच्छा ये बताओ, ऊपर एक गैस है कि 2 गैस है? एक नीली भी और एक लाल भी। तो जो नीले का प्रेशर है उसे बोलूंगा पीए, क्या बोलूंगा? लाल का प्रेशर से बोलूंगा पीवी। ये कोई मामूली प्रेशर नहीं है, इसका नाम है वेपर प्रेशर। क्या नाम है? फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं प्रेशर तो बोल दूंगा, लेकिन इसका मतलब प्रेशर नहीं, इसका मतलब वेपर प्रेशर। मेरी सारी बातें, मेरी सारी कहानी, मेरी सारे लॉजिक वैलिड ओनली फॉर वेपर प्रेशर। चलेगा? मुझे बताओ, क्या ऊपर एक पीए पीबी भी होगा? मुझे बताओ, क्या दोनों सेम होगा, अलग होगा? मुझे बताओ, इस रूम में एक गैस है, एक से ज्यादा है? एक है ऑक्सीजन, एक है CO2 मान लो। ऑक्सीजन का प्रेशर 1 atm मान लो, CO2 का प्रेशर 1 atm मान लो। टोटल प्रेशर कितना? 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 ये आपको बचपन से समझ में आता है कि 1 + 1 2 बताना है प्रेशर, बोलो हाँ या ना। ऊपर ए का प्रेशर है कि बी का? तो जो टोटल प्रेशर होगा वो ए के कारण होगा कि बी के? क्या आप, जो टोटल प्रेशर होगा इस पूरे सिस्टम का नाम क्या है? सॉल्वेंट की सॉल्यूशन। तो ऊपर का जो प्रेशर होगा उसको क्या बोलोगे? वेपर प्रेशर ऑफ, यानी जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा, क्या वो ए और बी दोनों के कारण होगा? मैं आज आपके सामने कितने शब्द बोलूंगा, क्या सबको एक्स से क्लियर है? नीचे की दुनिया लिक्विड, लिक्विड ऊपर की दुनिया। एक्स का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन लिक्विड फेज। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन लिक्विड, मोल फ्रैक्शन ऑफ इन लिक्विड। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, टर्म्स इन्वॉल्व्ड। अभी डायग्राम मत बनाना, टर्म्स इन्वॉल्व्ड, कितने शब्दों पे हमारी बातें होंगी। टर्म्स इन्वॉल्व्ड, टर्म्स इन्वॉल्व्ड। नंबर 1, एक्स से, थोड़ा जल्दी लिखिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ, थोड़ा जल्दी लिखिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन लिक्विड फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन लिक्विड फेज। ये शब्द याद करने पड़ेंगे, हम न्यूमेरिकल में नहीं शब्दों में बातें करेंगे, याद रखना। फिर आप पूछो सर एक्स से क्या है, तो नहीं बताऊंगा। नीचे को हम क्या बोलेंगे? एक्स से। एक्स बी का मतलब क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड फेज। पीओ क्या बोलोगे? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट या ए, हाँ या ना? हाँ सही बोला, लेकिन इसको और अच्छे से बोलने के लिए बोला जाता है पार्शियल वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे? जब एक से ज्यादा कंपोनेंट होते हैं तो वहां एक शब्द बोला जाता है पार्शियल। अगर रूम में केवल ऑक्सीजन गैस है तो बोल दो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन O2 भी है, CO2 भी है, N2 भी है, तो हर किसी का जो अपना प्रेशर है उसके लिए एक शब्द बोला जाता है पार्शियल, वो ज्यादा सही है। चलेगा? लिख लो पीए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, बस ए लिख दो, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। तो पीबी का मतलब क्या है, बोलो? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। बेहतरीन। पीएस का मतलब क्या है?
टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, लिख लें पीएस, जिसे हम कई बार पीटी भी लिखते हैं। इसका मतलब होगा टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पीएस का मतलब टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, नीचे x से xb है तो ऊपर का मोल फ्रैक्शन सेम होगा कि अलग होगा, और क्योंकि ऊपर अलग होगा तो उसको हमने नाम दिया YA एंड YB। क्या नाम दिया? YA एंड, यानी दिमाग में सेट कर लो, x से xb नीचे की दुनिया, YA YB लिक्विड लिक्विड नीचे की दुनिया, गैस गैस, चलेगा। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट YA, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट YA। YA का मतलब क्या होगा? मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, क्या लिक्विड फेज की वेपर फेज? इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेज। इन द सेम वे अगर हम YB की बात करें तो इसका मतलब होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ, इसका मतलब होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन वेपर फेज। इस पूरे टॉपिक में मैं इतने शब्दों पे चर्चा करूंगा, XA XB PA PB PS YA YB, और हमें इस काबिल बनना है, इनके सारे सवाल, इनके सारे न्यूमेरिकल भी सीखना है। हम क्या सीखने वाले, क्लियर है? चलो उसके पहले मुझे बताओ, नीचे दोनों के सेम थे तो ऊपर कौन ज्यादा, नीला कि लाल? नीला, यानी जो ज्यादा वोलेटाइल होगा वो ज्यादा होगा। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कोनो वॉलोप्स रूल, अभी डायग्राम मत बनाना, कोनो वॉलोप्स रूल। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कोनो वॉलोप्स रूल, बोर्ड पे लिखा है कोनो वॉलोप्स रूल। लिखिएगा सब्सटेंसेस which is more volatile, substances which is more volatile, substances which is more volatile will be more, substances which is more volatile will be more, ब्रैकेट लिखना मोल फ्रैक्शन। मैं रिपीट करता हूं, substances which is more volatile will be more, ब्रैकेट लिखना मोल, in vapor phase, in vapor phase, in vapor phase, in comparison to, in comparison to, किसकी तुलना में? किसकी तुलना में? लिक्विड फेज, इन कंपैरिजन टू लिक्विड फेज, इन कंपैरिजन टू लिक्विड फेज, चलेगा। जो ज्यादा वोलेटाइल होगा उसका मोल फ्रैक नीचे से तो ज्यादा। ये सिंपल सी लाइन क्या आपके दिमाग में सेट है? अगर सेट है तो कहानी आगे बढ़ाने का समय, बढ़ाऊं क्या? सब लोग बोर्ड पे आना जरा, एक बार फिर से सबका ध्यान बोर्ड पे, बढ़ूं आगे। प्यारे बच्चों, इमेजिन करते हैं हमने लिया एक बर्तन, क्या लिया? और इसमें हमने भरा पानी, क्या भरा? सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए। मैंने इसमें भरा पानी, क्या भरा? और साथ में मैंने इसमें सॉल्यूट भी मिला दिया, मान लो। पहला सवाल, दोनों वोलेटाइल हैं कि दोनों वोलेटाइल नहीं हैं? दोनों। हमने किसको ज्यादा वोलेटाइल माना है? ऐसा हमेशा होगा कि हम ऐसा मान के पढ़ रहे हैं? तो हमारे जो कंसेप्ट है इसके हिसाब से बन रहे हैं, चलेगा। ऊपर नीला होगा कि लाल होगा? अब थोड़ा फील करना, राइट? आ जाओ। हमने नीले के मिलाए 100, कितने मिलाए? अगर मैंने नीले के 100 मिलाए तो ऊपर नीले उड़ के आए मान लो 6, कितने आए? मान लो। अब नीले के 100 और मिला दो, मिला दो। तो अब जब नीला ज्यादा मिलाओगे तो नीले के मोल अंदर बढ़ेंगे कि घटेंगे? मोल फ्रैक्शन कंफर्म। मैंने ज्यादा क्या मिलाया? नीला। तो किसके मॉलिक्यूल बढ़ गए? नीला। किसके मोल बढ़ गए? नीला। किसका मोल फ्रैक्शन बढ़ गया? नीला। नीचे की ऊपर? पहले नीचे बढ़ा ना, तो क्या जब नीचे बढ़ेगा तो ऊपर भी बढ़ेगा? क्या ऊपर ज्यादा मॉलिक्यूल उड़ के आएंगे? तो क्या वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा? भाई मॉलिक्यूल होंगे ज्यादा तो प्रेशर होगा। यानी आप ये कहना चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं ऊपर कितना पाओगे? क्या बोला मैंने? ये नीचे के कर्मों पे डिपेंड करता है। बोलो, ऊपर कितना? ये नीचे के
मान लो आपने नीले मिलाए ही 5 थे, कितने मिलाए थे? तो क्या ऊपर 6 नीला पा जाओगे? नहीं मिलाओगे तो नहीं पाओगे, ज्यादा मिलाओगे तो, मैं मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, राइट? नहीं मिलाओगे तो, ज्यादा मिलाओगे तो नीचे के क्रम के हिसाब से ऊपर पाओगे। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था राउल्स। क्या नाम था? उन्होंने कहा, दुनिया वालों, क्या बोला? मानो ना मानो, इतना तो मानोगे, सुनो ना भाई, सुनो ना। उन्होंने कहा, मानो ना, राहुल नहीं बेटा, राउल्स। क्या नाम था? राउल्स। क्या नाम था? है ना? हाँ, कुछ को लगा अपनी ही देश का था, ठीक है, नहीं, इनका नाम था राउल्स, राइट? इन्होंने कहा, देखो मानो ना मानो, इतना तो मानोगे, ऊपर जो पाओगे, क्या बोला उन्होंने? वो नीचे डिपेंड करेगा। सबका ध्यान बोर्ड पे, कोई नजर मत हटाना, उसके बाद लिखना। उन्होंने कहा, ऊपर जो, वो नीचे डिपेंड करेगा। अच्छा, नीला है तो नीले का प्रेशर, लाल है तो, अच्छा लाल ज्यादा मिलाओ, ज्यादा मिलाओ लाल, तो जब लाल ज्यादा मिलाओगे तो क्या लाल ऊपर भी ज्यादा मिलेगा? यानी फिर से वही बात है, ज्यादा मिलाओगे तो, ज्यादा मिलाओगे तो, मानो ना मानो, आप इतना तो मानोगे कि जो ए का प्रेशर होगा, सुनो, जो ए का, वो ए के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। नीचे होगा ज्यादा तो ऊपर होगा, वही तो कह रहे हो, नीचे होगा तो ऊपर होगा। सेम थिंग फॉर बी, नीचे होगा तो ऊपर होगा। क्या मैं कह दूं, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज। पूरा बोलोगे तो सवाल बनेंगे, आधा बोलोगे सवाल नहीं बनेंगे। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इज डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन ऑफ इन लिक्विड, या आप बोलो। वेरी गुड, आसान है। आओ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, हटाएं, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, कांस्टेंट के लगाएं, क्या बात है, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं, कांस्टेंट के लगाएं, क्या बात है, आसान है क्या? आओ जरा इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। मैंने काइनेटिक्स में भी कहा था, जब स्पेसिफिक रिएक्शन रेट बोला था, जब स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोला था, जब भी किसी कांस्टेंट निकालना होता है, एक नियम होता है, बाकी सारे पैरामीटर कर दो 1। कितने कर दो? कितने कर दो? हम किसको निकाल रहे हैं? मुझे के की वैल्यू जाननी है ना। तो मैंने क्या किया, के की वैल्यू जानने के लिए ऐसा सोचा, ऐसा जब, क्या बोला सर ने, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हाँ, व्हेन, क्या बोला मैंने, व्हेन, जब, मतलब व्हेन, जब x से होगा 1, कितना होगा? पहले फील करो, x से 1 का मतलब क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 है। अच्छा, किसी का हिस्सा 1 है, इसका क्या मतलब है? पूरा उसी का है। नहीं समझे? एक दोस्त ने 600 का पिज्जा मंगाया, अकेले मंगाया, पूरा कौन खाएगा? मान लो हाइपोथेटिकल केस है ना, तो वो क्या कहेगा, मेरा हिस्सा पूरा है, यस और नो? तो पूरा हिस्सा वही तो 1 बोलोगे ना भाई। जब, सुनो सुनो सुनो, क्या बोला सर ने? कहां लिखा जब? जब x से होगा 1, x से होगा, यानी पूरा का पूरा सॉल्वेंट होगा। और जब पूरा का पूरा सॉल्वेंट होगा, जब पूरा का पूरा, जब पूरा का पूरा, जो भी वेपर प्रेशर होगा वही पीए, फिर से पीएम माइनस नॉट, अरे माइनस नहीं है वो, लिख रहा हूंगा माइनस आ गया है। जो भी होगा प्योर सॉल्वेंट, क्या होगा? तो जो भी वेपर प्रेशर आएगा वही होगा पीए नॉट। कितना होगा? देखो देखो, यहां मैं x से 1 रख दूं, रखो 1 मन में, तो के बराबर, के बराबर, मगर ये कोई मामूली पीए नहीं है, ये उस समय का पीए है जब एक्स से है 1, और इसी पीए का नाम है पीए नॉट। यानी जब एक्स से होगा 1 तो के बराबर पीए नॉट। राउल्स को मजा आया, उन्होंने कहा के को रखो, के को रखो, के को रखो, और फॉर्मूला बन गया पीए बराबर पीए नॉट इनटू, ये जो आपके सामने फॉर्मूला लिखा है, बताओ इससे क्या निकालोगे? फोर्स की, मोमेंटम की, एनर्जी, वेपर प्रेशर, क्या निकालोगे? फिर से बोलो, क्या निकालोगे? राउल्स लॉ से हम क्या निकालते हैं? सर कुछ देर पहले क्या बोले, क्या निकालने वाले? मेजरमेंट का मतलब निकाल रहे हो ना भाई? क्या निकाल रहे हो? किसका? कौन सा लॉ है? उससे क्या निकालते हो?
ए है तो ए का प्रेशर बी है तो ए है तो बी है तो दोनों को जोड़ दोगे तो ए का प्रेशर बी का प्रेशर दोनों को जोड़ दो टोटल, यानी यही होगा वेपर प्रेशर ऑफ, भूल गया दे, यही होगा वेपर प्रेशर ऑफ, क्या वेपर प्रेशर सॉल्यूशन ए और बी दोनों कारण होगा, ए है तो ए है तो बी है तो कुछ लोग सर्कस से आ गए क्या? आओ देखो जरा, यहां लिखा मैंने पी ए नॉट इंटू एक्स से और यहां लिखा मैंने पी बी नॉट इंटू, चलेगा कि नहीं चलेगा? कॉपी में लिखो नेक्स्ट पॉइंट राउल्स लॉ, उसके बाद डायग्राम बना लेना। डायग्राम पहले बना लिया था, मना किया ना 56 बार मत बनाना। हाँ फिर से बना लो अगर बनाया तो। पीछे वाला था उसको रहने दो, छोड़ दो उसको। कुछ को लगता है सर भूल जाते हैं, सर एक डायग्राम बना के हम भूल गए, तभी तो मना किया उसको नहीं बनाना है, क्योंकि इसको बनाना था। हम गलती से भी गलती नहीं करते हैं, समझ पा रहे हैं क्या? तो आप इसकी टेंशन मत लिया करिए, हाँ चुपचाप से बस पढ़ते रहा करिए। अभी कह रहे सर वो भी आपने माइनस लिख दिया था, पी माइनस नॉट है। गिन के मॉलिक्यूल मत बनाना प्लीज, टाइम लगेगा, 5-6 बना लो जल्दी से। गिन के बना रहे, मेरे तो 8 ही है, सर ने 20 बनाए थे। बेल हो गई क्या? एक लाइन लिखिए कहीं साइड में, ये फॉर्मूला लिख लिया, इसके बाद लिखना है अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। मैं राउल्स लॉ को शॉर्ट फॉर्म में आरएल बोलूंगा, आप जहां लिख रहे हैं वहां रुक जाओ, पहले इसको लिख लो बाद में उसको लिख लेना। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, ये नहीं कर सकते नहीं सर, आप रुक जाओ, मैं नहीं रुकूंगा है? आप रुक जाओ, जो लिख रहे हो पहले इसको लिख लो। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल component, vapor pressure of any volatile component, vapor pressure of any volatile component is directly proportional to, is directly proportional to, is directly proportional to mole fraction of, is directly proportional to mole fraction of that component, is directly proportional to mole fraction of that component in, is directly proportional to mole fraction of that component in liquid phase, in liquid phase। बच्चों इस पूरे चैप्टर में 3 लॉ चलते हैं, एक बार दिमाग में इमेज बना लो। नीचे से ऊपर राउल्स लॉ, नीचे से ऊपर, जब पहुंच जाना ऊपर तो डाल्टन्स लॉ। कौन सा लॉ? पढ़ाऊंगा, इमेज बनाओ। नीचे से ऊपर जाना तो राउल्स लॉ लगाना, नीचे से ऊपर जाना, जब ऊपर पहुंच जाना, और जब ऊपर से नीचे आना हेनरी लॉ लगाना। कितने लॉ हैं? 3, राउल्स लॉ, डाल्टन लॉ, हेनरी लॉ। नीचे से ऊपर, ऊपर ऊपर, ऊपर से नीचे, खत्म चैप्टर। चलेगा? खत्म हो गया बेटा। अच्छा हाँ ये लिख लिया, हो गया, वो भी हो गया, सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पीबी, और आ चुका है पी नॉट इंटू एक्स ए प्लस पीबी नॉट इंटू एक्स बी।
कई बार जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हो सकता है कि आपको वो कोई एक ही मोल फ्रैक्शन दे, दोनों मोल फ्रैक्शन ना दे। तो बच्चे को समझना पड़ेगा कि अगर दोनों मोल फ्रैक्शन नहीं दिया है तो आप उसे सिंपली लिख सकते हैं ना, पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पीबी नॉट इंटू वन माइनस एक्स ए, और फिर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसमें एज सच कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक को वन माइनस एक्स ए एक्स भी लिखना है और फिर जैसी वैल्यू दिया है सॉल्व करना है। यहां पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है और कई बार इसमें सवाल पूछा जाता है, इवन पूछा भी गया है। कंफ्यूजन ये आता है कि राउल्ट्स लॉ कहता है, आखिरी पॉइंट सुनिएगा, राउल्ट्स लॉ कहता है कि किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल है। यहां तक कंफर्टेबल? ए है तो ए बी है तो, याद करने के लिए अब इसको हिंदी में सोच लो, वेपर प्रेशर ऑफ एनी कॉम्पो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन लिक्विड फेज। डन। अब सवाल क्या पूछा था सुनिएगा, कि एक्स से होगा ज्यादा तो पीए होगा, एक्स से होगा तो पीए होगा, कंफर्टेबल। आप सबको एक रूल ये भी तो पता है ना कि जो एक्स से प्लस एक्स भी होता है ये होता है वन। ठीक है, एक्स से होगा तो एक्स भी होगा, क्या बात है, आसान है। एक्स से होगा तो एक्स भी होगा। तो मेरा सवाल ये है आपसे, एक्स से होगा ज्यादा, एक्स से होगा तो पीए होगा, कंफर्म? तो क्या मैं ये कह दूं, क्या मैं ये कह दूं कि एक्स भी होगा कम, एक्स भी होगा, एक्स भी होगा तो एक्स से होगा तो पीए होगा, बोलो ना। सबसे पूछ रहा हूं लाला, बताना, क्या मैं कह दूं पीए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी? बोलो बेटा, कह दूं बेटा? नहीं कह सकते बेटा। आप ही तो बता रहे थे, हम तो बोल रहे थे यस यस। है, क्या कह रहे हो? कि मुझे ही बताओ, क्या अपना मानो, बोलो। नहीं बताओगे मुझे? कोई मानते नहीं अपना मुझे। हाँ आइए, एक मिनट, ऐसा क्यों नहीं कह सकते? हमें क्या पता? अरे लाला, जब आप कहते हो, थोड़ा मैथ है इसमें, मैथ वही जिसे आप छोड़ के आए थे, लेकिन उसने आपको नहीं छोड़ा। मैथ ये कहती है कि जब आप कभी कहते हैं यूनिवर्सली, क्या कहते हैं, तो उसका मतलब होता है अगर इसे दुगना करोगे तो आधा होना। आप किसी के घटने से किसी के बढ़ने को इन्वर्सली नहीं बोल सकते हो, दैट्स अ रॉन्ग मैथ। इन्वर्सली तब बोला जाता है ये हुआ दो गुना तो ये हो जाए आधा गुना, ये हुआ आधा तो ये हो जाए, हल्का फुल्का फर्क आएगा लेकिन एग्जैक्टली ये रेशियो नहीं आएगा, और ये रेशियो नहीं है तो आप इसे इन्वर्सली नहीं बोल सकते। इज दिस क्लियर? कॉपी में लिखो नेक्स्ट पॉइंट, ऐसा नहीं बोलेंगे, लिखो ऐसा नहीं कह सकते। आपको होमवर्क दे दिया है, कल संडे है, हो सके तो पिछले इस वीक में आपने जितना पढ़ा पूरा रिवाइज करिएगा सभी सब्जेक्ट का। संडे मस्ट बी अ कंप्लीट रिवीजन डे, राइट? पेपर की तैयारी भी करते रहिए। अगला जो पेपर होगा उसमें सिलेबस जो चल रहा वही होगा, सिलेबस तो पूरा लगा रखा है शायद, कितना बैक पोर्शन क्या है पूरा प्रॉपर्ली आपका साल भर का प्लान है, उसी प्लान के हिसाब से पढ़ते रहिए। जो करंट चल रहा है ये हमेशा आएगा, हर पेपर में बेहतर परफॉर्म करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच। जग गए? फिर सो जाओ। हाँ, बंद कर दूं क्या? बंद कर दूं?